बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हाउ टू फाइल द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी सीरीज़ की जो है आज चौथी एपिसोड है। और इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि आज हम डिस्कशन करेंगे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है एक इंडिविजुअल की या एक सैलरीड पर्सन की जो है वो फ़ाइल करना कदर इजी है, वेयर एज़ जो इनकम टैक्स रिटर्न है कंपनी की और एओपी की वो कंपैरेटिवली ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि उसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और जो रेट्स होते हैं वो सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो अंडर डिस्कशन होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। क्योंकि इसका एक अच्छा खासा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड होता है, इसके लिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना प्लस आपके पास टैक्स का लेटेस्ट नॉलेज होना वो ज़रूरी है। तो इसी वजह से हम जो पहली कुछ हमारी एपिसोड्स होंगी उनके अंदर जो कंसेप्चुअल पोर्शन है रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या रेट्स हैं और क्या आजकल प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस हैं, और एक इनकम टैक्स आपकी जो अकाउंटिंग फिगर्स होती हैं उनको किस तरह आपने इनकम टैक्स फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो ये आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले की आज चौथी कड़ी हमारे सामने है कि हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जैसे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है ये हर रिटर्न के अंदर ज़ाहिर हर कंपनी के एसेट्स होते हैं, वो चाहे टेंजिबल एसेट्स होते हैं या इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट जो है वो चार्ज की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर फिज़िकल एसेट्स हैं तो उनका डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि जो भी एक एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ आती है वियर एंड टीयर की वजह से, उस वैल्यू को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहते हैं। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अपनी कंपनी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ऐसी चीज़ जो फिज़िकल नहीं होती, तो उसका ऊपर हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। उसकी भी एक प्रोपोर्शनेट कॉस्ट जो होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज, हम अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो इन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब भी किसी कंपनी की उठाएंगे तो ये आपको दोनों फिगर्स जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टैक्स में इसके ऊपर क्या प्रोविजंस हैं, इसको कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है एसेट शेड्यूल है वो हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस तरह ये फ़िगर्स मूव होती हैं, उनके क्या रेट्स होते हैं, कैसे ये कैलकुलेट होते हैं और क्या कुछ एहतियाती तदाबीर और प्रिकॉशंस हैं। तो बिफ़ोर गेट इनटू द डिस्कशन, हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हमारी अपडेट्स, अवेयरनेस और डिस्कशन जो है वो टैक्स की चल रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट फेसबुक यूज़र हैं तो आप हमारे जो है द टैक्स मेवन जो है एक टैक्स डिस्कशन ग्रुप है उसका पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुसलसल जो हैं आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। हमारा आज की जो आउटलाइन है इस सिलसिले में, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फ़र्क है, एक छोटा सा ओवरव्यू, एक टेक अवे होगा। उसके बाद अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क होता है, एब्जॉर्ब्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होती है। ये अब थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। ये अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को समझने में आसानी होती है। इनिशियल अलाउंस क्या होता है, इसका क्या रेट्स है ये देख लेंगे। फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है ये कब और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसका क्या रेट है इसका, और टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स क्या है ये हम एंड पे जाके देखेंगे। और आखिर में कंक्लूड हम करेंगे कि इन दोनों की कैलकुलेशंस जो हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले जो है एज़ यूजुअल स्टार्ट लेते हैं हम डिफरेंस से। हमारा जो पहला डिफरेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है ये टेंजिबल एसेट्स के ऊपर होता है और जो कि फ़िज़िकल फॉर्म के अंदर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर या फर्नीचर वगैरह। तो उनके ऊपर जो कॉस्ट चार्ज की जाती है वो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन होता बेसिकली क्या है कि ये एक एसेट्स को पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी होती है वियर एंड टीयर की वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वेयर एज अमोर्टाइजेशन जो है ये इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है, जैसा कि जो कि नॉन फिज़िकल फॉर्म में होते हैं, जैसे रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं और इंपोर्ट कोटाज वगैरह आपको मिलते हैं।
तो ये भी होते बिल्कुल ट्रीटमेंट इनकी एक जैसी ही होती है, लेकिन नाम इनकी वो काइंड और ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बाकी है कि जब आप एसेट्स लेके आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो यानी कि अगर आपने एसेट्स जो है वो ख़रीदा है 2019 में, तो वो 2019 के अगर आपने मिड में भी ख़रीदा है तो डेप्रिसिएशन का रूल ये है कि आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वेयरएज़ जब जिस साल में आप बेचेंगे उस साल की जो है वो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। वेयरएज़ अमॉर्टाइजेशन का थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अमॉर्टाइजेशन ये होती है कि वो प्रोपोर्शनेटली डेज़ के हिसाब से होती है। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक टैक्स ईयर में 2 महीने के लिए इस्तेमाल किया है, तो आप पूरे साल की अमॉर्टाइजेशन उस साल में चार्ज नहीं करेंगे, आप सिर्फ 60 दिनों की जो है वो कैलकुलेट करेंगे और वो अमॉर्टाइजेशन जो है वो चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और डिफरेंस है, ये है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपको पता है जैसे कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी पॉलिसीज़ और इंटरनल पॉलिसीज़ और कंपनी की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनके मुताबिक आप चार्ज करते हैं। ये नॉर्मली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और ये ख़र्चों में, ये अकाउंटिंग में जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो अलाउएबल नहीं होता, वो आपने ऐड बैक करना होता है अपनी इनकम के अंदर। और जहाँ तक इसके मेथड्स की बात है तो इसके काफ़ी सारे दुनिया के अंदर मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV है। और जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन जो होता है ये आपकी टैक्स की प्रोविजंस और लॉ के मुताबिक जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। रेट्स इसके स्टैंडर्डाइज होते हैं। ये जहाँ जहाँ भी इनकम ऑर्डिनेंस की जो है वो जुरिस्डिक्शन है, पूरी जुरिस्डिक्शन के अंदर रेट स्टैंडर्डाइज आपको मिलेंगे। ये अलाउड एक्सपेंसेस है, इसको आप रिटर्न के अंदर डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसको जो है ये आप अपनी इनकम में से इसको लेस कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम में से। और ये सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर जो है वो एक ही मेथड है टैक्स के अंदर, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू, उसी के ऊपर ये चार्ज किया जाता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन बेसिकली वो है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, और टैक्स डेप्रिसिएशन वो है जो आपका आप दोबारा आके कैलकुलेट करते हैं वर्क बैक करके, उसको आप जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बेसिकली जो है वो कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये क्या होते हैं दोनों? अब आप देखें कि एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से मुराद ये है कि अगर एक डेप्रिसिएशन जो है फ़र्ज़ करें वो आप एक इनकम में से जब खर्चे लेस करते हैं तो वो पूरे का पूरा उस साल के अंदर अगर एडजस्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसकी मिसाल जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें कि 5 मिलियन की हमारे पास इनकम थी, उसमें से 2 मिलियन के हमारे पास जो है वो ख़र्चे थे अदर दैन डेप्रिसिएशन, जिसमें सैलरीज़ थी, रेंट थी, परचेजेज़ थी, ये सारे ख़र्चे मिला के 2 मिलियन के ख़र्चे थे। ठीक है, तो 1 मिलियन का जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन मिला लें इसको, तो ये इतना बनता था हमारे पास। तो इसको 5 मिलियन में से हमने 3 मिलियन के 2 मिलियन के ख़र्चे और 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन, 3 मिलियन के टोटल ख़र्चे लेस किए, तो हमारे पास 2 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इस सूरत में हुआ क्या है कि जितने आपका डेप्रिसिएशन था वो सारे का सारा इनकम में से लेस हो गया, बचा कोई नहीं है। तो अगर तो डेप्रिसिएशन और ख़र्चे सारे के सारे उसमें से लेस होते हैं तो उस सूरत में उस डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और ये टोटली एडजस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर एक डेप्रिसिएशन उस साल की इनकम से ख़र्चे ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर नुकसान होता है, लॉस होता है। तो उस सूरत में जो पोजीशन हमारे सामने आ रही है, जैसा कि आपके सामने ये है कि अगर हमारे पास इनकम थी 2.5 मिलियन की, ख़र्चे वही 3 मिलियन के थे, तो हमारे पास जो नेट लॉस आया वो तकरीबन 5 लाख का था। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 मिलियन के ख़र्चे हमने लेस किए तो हमारे पास कितनी इनकम बच गई, वो तकरीबन 5 लाख की बच गई, जबकि 10 लाख का हमारे पास डेप्रिसिएशन था। तो एडजस्टमेंट करने के बाद वो तकरीबन हमारे पास जो है वो 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन जो बच गया वो अनएब्जॉर्ब था, अनएडजस्टेड था। अब ये जो अनएडजस्टेड हमारे पास बच गया है ख़र्चा, जो हमारे नुकसानात हैं इस साल में जो अनएब्जॉर्ब्ड हैं, तो ये जो 0.5 मिलियन का डेप्रिसिएशन जो है वो
इनकम से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और ये जो 5 लाख है, ये 0.5 मिलियन है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले सालों में। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड क्या होते हैं, ये ख़र्चे कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो है वो आप देखें, उसमें हमने तकरीबन वो कंप्लीट कवर किया है कि सेट ऑफ कैसे होते हैं ख़र्चे और कैरी फॉरवर्ड जो है वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनिशियल अलाउंस क्या होता है। इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक डेप्रिशिएबल एसेट फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी कंपनी के अंदर लेके आते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आपको एक इनिशियल अलाउंस जो है वो अलाउ किया है, जिसके रेट जो हैं वो 15% और 25% है। 15% अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब सिर्फ प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो है वो इनिशियल अलाउंस जो है बेसिकली वो 25% अलाउ करते हैं। लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हैं उसमें उन्होंने कुछ एसेट्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट और व्हीकल अनलेस द व्हीकल इज़ प्लेइंग फॉर हायर, ठीक, एनी फर्नीचर और फिटिंग, एनी प्लांट और मशीनरी जो प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुके हुए हैं, यानी कि यूज्ड आप लेके आए हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। कोई भी प्लांट और मशीनरी जो है जिसके ऊपर डिडक्शन ऑलरेडी जो है वो अलाउ की जा चुकी है और उसकी इंटायर कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी कंपनी जो है वो क्लेम कर चुकी हुई है, तो ऐसे एसेट्स के ऊपर जो है वो आपको इनिशियल अलाउंस जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ईयर अलाउंस। फर्स्ट ईयर अलाउंस अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो रूरल साइड के ऊपर है, अंडर डेवलप एरियाज़ के अंदर है, और वो सेलुलर मोबाइल कंपनीज़ जो हैं वो की कंपनी है जो सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी 126N की जो क्लास है उसके ऊपर उसको एग्जम्पशन जो है वो ऑलरेडी वो अलाउ है। अगर वो कंपनी एक नया प्लांट या मशीनरी या इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर इनका जो है उस लेके आती है या या नया इंस्टॉल करती है, उसके ऊपर जो है आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है इन ल्यू ऑफ, वो कहता है इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन के अलावा आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस भी मिलता है। तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि बजाय इसके कि जितना ख़र्चा आपने किया है उसको 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके या 5 साल में या 7 साल में उसको लेस करें अपने इनकम में से, तो गवर्नमेंट आपको फ़र्स्ट ईयर अलाउंस के तौर पे 90% ऑफ द कॉस्ट जो है वो पहले साल ही अलाउ कर देती है। आप पहले साल ही अगर क्वालिफाई करते हैं फ़र्स्ट ईयर अलाउंस के लिए, तो आप अपनी प्लांट और मशीनरी का जितना ख़र्चा है उसका 90% पहले साल में ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसके रेट्स भी आगे आ रहे हैं, वो भी मज़ीद देख लेते हैं। वैसे ज़िक्र हो चुका है यहाँ पे 90% वाला। तो समझ के आया कि एक डेप्रिसिएशन होती है, उसके बाद एक फ़र्स्ट ईयर अलाउंस है और एक इनिशियल अलाउंस है। इनिशियल अलाउंस है कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी जो है वो नई लेते हैं, नई इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकी, जैसा कि आपने इससे पिछली स्लाइड में देखा है, तो उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस भी मिलता है। इनकी डेप्रिसिएशन भी आप लेस कर सकते हैं, उसके बाद इनिशियल अलाउंस भी लेस कर सकते हैं। फ़र्स्ट ईयर अलाउंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर सेलुलर मैन्युफैक्चरर मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, वो कोई नया प्लांट और मशीनरी लगाती है रूरल एरिया के अंदर, या वो स्पेसिफाइड एरिया जो FBR ने स्पेसिफाई किए हुए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, तो उन एरियाज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको फ़र्स्ट ईयर अलाउंस भी मिलता है, यानी कि ये तीसरी चीज़ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन के रेट क्या हैं। अब सबसे पहले टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट देख लेते हैं। बिल्डिंग का जो रेट है वो 10% है ऑफ द कॉस्ट, जितनी उसकी नेट कॉस्ट होगी। फर्नीचर फिटिंग वगैरह के ऊपर 15% है। कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें सारे प्रिंटर, मोबाइल, अलाइड आइटम्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो IT से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी 30% के ऊपर हैं। इसके बाद जो है मिनरल और ऑयल कंसर्न्स, जो बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशंस होती हैं, जो आपको पता है कि ऑयल की कंपनीज़ हैं, जितनी भी उनकी बिलो ग्राउंड जो इंस्टॉलेशंस होती हैं 100% है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन की इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है। इसके अलावा रैंप वगैरह अगर आप बना के देते हैं डिसेबल पर्सनस के लिए, जिसमें तकरीबन हर रैंप की जो कीमत है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर जितनी भी ख़र्चा आपको आएगा
वो सारे का सारा ख़र्चा जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल क्लेम कर सकते हैं जिस साल आप बनाएंगे। तो ये डेप्रिसिएशन के रेट्स हो गए। डेप्रिसिएशन आप समझ चुके हैं कि एसेट्स के ऊपर होता है, जो फिज़िकल एसेट्स हैं उनके ऊपर होता है, उनके वियर एंड टियर के हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि हमने स्टडी किया था कि इनिशियल अलाउंस क्या होता है, तो इनिशियल अलाउंस का रेट आप देख रहे हैं कि ये इनिशियल अलाउंस जो है ये प्लांट और मशीनरी के ऊपर सिर्फ आपको मिलता है। वो प्लांट एंड मशीनरी जो आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक फ़्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो 25% आपको जो है वो पहले साल ही जो है उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आप डेप्रिसिएशन भी उस पर चार्ज करते हैं। तो ये कुल मिला के कोई तकरीबन 30 से 40% जो है उस कास्ट का आप पहले साल ही ख़र्चा क्लेम कर सकते हैं। आगे फर्स्ट ईयर अलाउंस है, ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए है, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत कम हैं इनके यूनिट्स। तो ये बहुत रेयर आपको ऐसी है जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा। तो 90% बहरहाल जो है इसका रेट है अगर आप ये चार्ज करते हैं तो। अब देख लेते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है, जैसा आपको पता है कि एसेट्स अगर आप ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है आपको, जैसे कि टोटल कॉस्ट है, उसमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर वो फ्रेश आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर आप सबसे पहले इनिशियल अलाउंस अपना कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे नीचे रेट के खाने में इनिशियल अलाउंस का नज़र भी आ रहा है। और उसके बाद जो कीमत बच जाएगी इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि आप कॉस्ट लेंगे, उसमें से इनिशियल अलाउंस 25% जो है वो 100 रुपये की चीज़ आपने ली, उसमें 25% आपको इनिशियल अलाउंस है वो आपने पहले माइनस किया। माइनस करने के बाद जो 75 रुपये आपके पास बचे हैं उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन के रेट लगाएंगे। तो उसको हम कहते हैं WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसकी फ़र्स्ट ईयर की, उसके ऊपर जो है वो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे जो टेबल है उसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। ये टेबल चूँकि पुराना है तो इसमें 2 रेट आपको नज़र आ रहे हैं इनिशियल अलाउंस के, जबकि आजकल सिर्फ जो है वो 25% जो है वो प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो आपको है, और कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह जो मशीनरी आप ख़रीदते हैं IT से रिलेटेड उसके ऊपर आपको अलाउ है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर ये नहीं है। पहले ये होता था कि बिल्डिंग के ऊपर भी आपको 15% इनिशियल अलाउंस था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 25% आपको मिलता है, और वो प्लांट एंड मशीनरी है या IT से रिलेटेड आप कोई जो है वो इक्विपमेंट ख़रीदते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आपके पास बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे एक कंपनी के मैंने फ़र्ज़ी एसेट्स लिए हुए हैं। उनकी एक फ़र्ज़ी वैल्यू मैंने ली है 1 जुलाई 2017 को। तो ये ओपनिंग वैल्यू है बेसिकली। अब ये जो ओपनिंग वैल्यू है ये 2016 की क्लोजिंग वैल्यू थी। तो हमने क्या किया कि कैरी फॉरवर्ड किए ये बैलेंसेस जो थे, तो ये इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू में है, ठीक है। ये 705 मिलियन के हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि 31 मिलियन के इस साल नए ख़रीदे हैं। अब ये जो नई इन्वेस्टमेंट है और इनिशियल अलाउंस वाली जो बात थी उसको अगर आप जहन में रखें, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर आप नया एसेट ख़रीदते हैं इस साल, तो नए एसेट के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस मिलता है क्योंकि आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है। तो ये आप देख रहे हैं कि 705 मिलियन का पुराने एसेट्स थे जो बैलेंस चलता हुआ आ रहा था, और 31 मिलियन के हमने नए ख़रीदे हैं, ठीक है। तो इस साल में डिलीशन कोई नहीं हुई, हमने बेचा कोई नहीं एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास जो हैं वो 737 मिलियन के हो गए, प्लांट बिल्डिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की सेकंड रो में बात करें तो 345 मिलियन की हमारे पास पिछली पड़ी हुई थी, और 40 मिलियन की हमने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की। तो टोटल हमारे पास 385 मिलियन जो है, तो 3 करोड़ 85 लाख रुपया की जो है हमारे पास मशीनरी थी जून 2018 में। इसके बाद अगर आप देखें तो हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी कि इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने किया क्या कि इनिशियल अलाउंस लिया 25%, ये लिया है 40 मिलियन जो आपने नया इन्वेस्टमेंट की, इसके ऊपर हमने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट किया, और उसके बाद जो वैल्यू बच गई थी 385 मिलियन में से, उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया 15% हमारा डेप्रिसिएशन जो है ये वाला, ठीक। तो अब ये इनिशियल अलाउंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। उसके बाद जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे उनके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 15% के हिसाब से, ठीक है। और ये जो एसेट्स इस साल हमने परचेज़ किए हैं 40 मिलियन के, उसमें से हमने 10 मिलियन का इनिशियल अलाउंस निकाला,
और बाकी जो हमारे पास 30 मिलियन बचा था, उस 30 मिलियन के ऊपर हमने 15% का डेप्रिसिएशन लगा के इस साल जो एसेट्स ख़रीदे हैं उनका डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल इस वक्त डिडक्शन बन रही है वो 66 मिलियन की है। इस 66 मिलियन में आपको 50 मिलियन ये नज़र आ रहा है, 10 मिलियन हमने ये ऐड किया तो कितना हो गया 61 मिलियन, इसके बाद 4 मिलियन ये ऐड किया तो ये 66 मिलियन टोटल बन गया। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो 66 मिलियन हमारे पास है, ये हमारी टोटल इस वक्त ये एक्सपेंस है, बेसिकली अलाउएबल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, ये हम लेस करेंगे। ये हमने जब लेस किया हमारे 385 में से, तो हमारे पास टोटल जो नेट रिटर्न डाउन वैल्यू जो एसेट्स हमारे पास प्योर जो है वो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बच गए, ये 319 मिलियन की हमारे पास क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बच गई। ठीक, तो ये जो 319 मिलियन है ये हम आपको नज़र आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ये जो 66 मिलियन है ये आपको अलाउएबल जो अकाउंटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन है, ये फिगर आपको वहाँ पे नज़र आएगी। तो इस तरह जो है ये टेबल जो है ये बनता है, और इस तरह एक पूरे प्रोसीजर के तहत और एक सिस्टम के तहत जो है ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट होता है। तो ये हमने प्रॉपरली आपको वर्क करके पूरा वर्कआउट करके जो है ये बता दिया है। ये एसेट शेड्यूल है बेसिकली। आप इसको जो है जब भी वर्किंग मैं एंड पे जाके शेयर करूँगा तो मैं एक्सेल की शीट आपसे शेयर कर लूँगा, यही एग्जैक्ट होगी इसी तरह की। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप उसके अंदर वैल्यू डाल के जो है इनिशियली ये कैलकुलेशन ईजीली बना सकेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थी ओवरऑल, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से जो है वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने सबसे पहले कंसेप्चुअली इसको लेके चले हैं, डिफरेंस हमने देखे हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हमने रेट्स देखे हैं, इनिशियल अलाउंस क्या से होता है, उसके रेट्स क्या होते हैं, और फिर हमने यहाँ पे एक एंट्री को बाकायदा आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया है कि टैक्स डेप्रिसिएशन एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डेज़ के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर गेम जो है वो डेज़ में होती है, लेकिन एक साल का जो है अगर फ़र्ज़ करें एक इंटेंजिबल एसेट्स आपने ख़रीदा है 100 रुपये का, वो 4 साल उसकी जो है वो यूज़फुल लाइफ है, तो 25 रुपये जो है वो एक साल की अमोर्टाइजेशन सीधी सीधी बन जाती है। लेकिन अगर आपने 2 महीने के लिए एक साल में इस्तेमाल किया है तो ज़ाहिर है एक साल में 25 रुपये हैं, तो उसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो आप देखेंगे कि 25 रुपये को आप 12 महीनों और दिनों में डिवाइड करेंगे, और फिर देखेंगे कि 60 दिनों के ऊपर अमोर्टाइजेशन जो है वो कितनी बनती है। उसका तरीका और फार्मूला नीचे आपको नज़र आ रहा है कि पहले तो ये है कि अगर आप एक साल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिंपल नॉर्मल यूज़फुल लाइफ उसकी जो है, और डेप्रिसिएशन में ये है कि अगर एक डेप्रिशिएबल जो एक इंटेंजिबल एसेट्स जो है उसकी जो आपको पता नहीं है कि यूज़फुल लाइफ कितनी है, तो उसका नॉर्मली जो हम यूज़फुल लाइफ लेते हैं वो 10 ईयर लेते हैं। तो अगर आप इसको फ़र्ज़ करेंगे, मेरे पास नीचे ओरेकल ERP सिस्टम की मैंने एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास एक इंटेंजिबल सिस्टम है जिसको हमने ख़रीदा है और उसकी यूज़फुल लाइफ मुझे पता नहीं है फ़र्ज़ करो, हालांकि यहाँ पे नीचे जो शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है उसमें 3 साल है, और फ़र्ज़ करें हमें ना पता होता तो इसकी जो कीमत है जो तकरीबन 5 मिलियन है तो उसको हम 10 सालों पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो अगर 10 सालों पे आपने डिवाइड कर दिया तो एक साल की जो वैल्यू निकल आई आपके पास, तो उसमें आप क्या करेंगे कि 10 सालों के डेज़ बना लें, उन डेज़ के ऊपर कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन की जो है वो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है। तो अगर आप एक साल में वो 60 दिन इस्तेमाल हुआ है तो आप क्या करेंगे, पूरे 365 डेज़ की नहीं चार्ज करेंगे उसको, जितना साल फर्स्ट ईयर में वो यूज़ हुआ है आप उतने डेज़ की जो है वो अमोर्टाइजेशन जो है वो शेड्यूल पे चार्ज करेंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं कि ERP ओरेकल ERP सिस्टम है, एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी वैल्यू जो थी वो 5.3 मिलियन है, 3 सालों पे हमने डिवाइड किया तो यूज़फुल लाइफ अगर हमने वो 365 डेज़ के हिसाब से वो 1095 डेज़ बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिडक्शन है ये देखें 1.7 है, तो ये 3 सालों पे हमने डिवाइड किया है तो ये 17 लाख रुपया वो एक साल की अमोर्टाइजेशन है, एक साल का ख़र्चा निकला है। तो इस ख़र्चे को जो है वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है जी, इस तरीके से आप अमोर्टाइजेशन जो है वो टैक्स की
वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका पूरा तरीका, पूरी मैंने ये टेबल आपके साथ शेयर किया है कि ये मैंने कैसे कैलकुलेशन जो है वो अमॉर्टाइजेशन की जो है वो बनाई है। नेक्स्ट एक एहतियाती तदबीर आपने ज़हन में रखनी है, वो ऐसी तमाम व्हीकल्स जो सिर्फ आप कंपनी जो है वो अपने डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए ख़रीदती है, तो ऐसी तमाम व्हीकल्स की जो वैल्यू आपने लेनी है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट और उसका जो अपर लिमिट है वो 25 लाख रुपया है। तो अगर एक व्हीकल जो है वो 30 लाख या 40 लाख की भी है, लेकिन आपने अमॉर्टाइजेशन की, जब आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है उस गाड़ी की, तो आपने उसकी जो अपर लिमिट लेनी है वो 25 लाख से ज़्यादा, वो बेशक वो भले ज़्यादा की है, लेकिन आपने जब भी वो गाड़ी जो है उसको अपने रिटर्न के अंदर डालना है और अपने एसेट शेड्यूल के अंदर जाके डालना है, तो 25 लाख से ज़्यादा का आपने चार्ज नहीं करना। इसके लिए क्लास 22, 13 और उसका पार्ट ए जो है वो आप जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देख सकते हैं। तो ये था जनाब हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने सिंपली डेप्रिसिएशन को डिटेल में देखा, डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन में फ़र्क क्या होता है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनिशियल अलाउंस कब और कैसे कैसे और किस रेट पे चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एंड पे डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन की कैलकुलेशन भी देखी, चंद एहतियाती तदबीर भी देखी, और व्हीकल्स नॉट प्लेइंग फॉर हायर की जो है एक अपर लिमिट वाला जो सीन था 2.5 मिलियन वाला, वो भी हमने डिटेल में देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाएंगे या डेप्रिसिएशन को किसी भी अकाउंट्स के अंदर देखेंगे, उसको आप रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करने लगेंगे, तो यकीनन ये गाइडलाइंस और ये फाइंडिंग्स जो हैं वो आपके काम बहुत ज़्यादा आएंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस लॉसेस। जैसा कि आपको पता है कि अगर जैसे हमने अब अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की एग्जांपल भी यहाँ पे देखी है, तो उस जब एक कंपनी के ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं आमदन से, तो उसके जो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कंपनी कैसे ट्रीट करती है, ये हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे। एपिसोड 5 होगी हमारी इस सीरीज़ की, तो ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। ये था जी हमारी आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, टैक्स के लर्नर्स के लिए, टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप सवालात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आपके और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।